अच्छा, हम लोग इस तरह से किया करेंगे कि हर जो आपकी मंडे की क्लास है उसके अंदर जो आपके पिछले वीक के लेक्चर्स हैं उनको एक तो रिकैप करेंगे, और फिर साथ ही उसके ऊपर जो है ना वो कुछ क्विज वगैरह करेंगे जो फर्स्ट डे हुआ करेगा, ताकि ये है कि जितना भी कुछ आपने कवर किया हुआ है, अगर अभी प्रॉब्लम नहीं आई, समटाइम्स होता है ना कि नहीं क्लियर होता, वैसे कोई पॉइंट अगर नहीं क्लियर होता तो आपने इस क्लास फिजिकल क्लास के होने का इंतजार नहीं करना। क्या करेंगे आप? ग्रुप के अंदर आप क्वेश्चन पूछ लेंगे। डायरेक्ट मैसेज में क्वेश्चन अवॉइड करना है, अनलेस कि कोई बहुत पर्सनल चीज है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि डायरेक्ट मैसेजेस उस तरह से ट्रैक नहीं होते। ग्रुप तो मेरी जिम्मेदारी है ना, 24 आवर्स का टाइमर लगा हुआ है, तो मुझे उसको दिन में मैं 1 से 2 मरतबा उसको चेक करता हूँ। तो वहां पर तो मैं चेक कर लूंगा, तो वो क्वेरी अनआंसर्ड नहीं रहेगी। जो डायरेक्ट मैसेज में होगी वो मिस हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी, मुझे एक चीज बताएं कि हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े उसके अंदर, ये तो कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये वैसे ही है। सिर्फ बेस सेट करने के लिए आपसे ऑडिट के पेपर में इनसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आना। बट ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस पेज में से कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इस पेज में से कोई कंफ्यूजन? अभी तक हमने पढ़ा ही यही है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो फिर हम इसको क्विकली जरा गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारे पास आइजा 200 में की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, तो जल्दी से बताएं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, शाबाश। और प्रोफेशनल जजमेंट, शाबाश। आइजा की कंप्लायंस, कोड ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और आखिरी क्या था? साई, शाबाश। शाबाश। ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस। और आम ऑडिट एविडेंस से ऑडिटर का गुजारा, कैसा एविडेंस चाहिए? सफिशिएंसी मतलब, और अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी। लेकिन बस हमें अभी इतना ही पता है, इससे ज्यादा तफसील हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, बिल्कुल पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे? एक आगे स्टैंडर्ड आएगा एजा 500 के नाम से, उसमें पढ़ेंगे। प्रोफेशनल्स, तो यही बेसिकली मेन चीजें हैं जो कि बेसिकली इसके अंदर हमने कवर कर ली। इसके बाद अगला जो आपका एरिया है दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? क्वेश्चनिंग माइंड। सबसे बड़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नाम है एक रवैये का, एक एटीट्यूड का, जिसमें क्या है? क्वेश्चनिंग माइंड। अलर्ट रहना, अलर्ट मतलब जागते रहना, किस हवाले से? शाबाश। उन कंडीशन से जो कि पॉसिबली इंडिकेट कर सकती हैं मिस स्टेटमेंट को, फ्रॉड को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा अभी एफबीआर वालों ने कहा है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया, ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनका अब हम रेकनसाइल करेंगे, मैच करेंगे कि जो ये इनकम टैक्स रिटर्न में इंफॉर्मेशन दे रही हैं, क्या वो उनके लाइफस्टाइल से मैच कर रही है या नहीं। ठीक है ना? सिर्फ ट्रैवल और अच्छी शादियां करके और नमूदो नुमाइश वो उनके गले अब पड़ गई है कि वो कह रहे हैं कि अब हम इसको मैच करेंगे। ये वो क्यों मैच, अगर ये मैच कर रहे हैं तो क्योंकि ये एक कंडीशन है जो कि पॉसिबल मिस स्टेटमेंट इन दी रिटर्न को इंडिकेट कर रही है। बात है, तो ये उनका एक्चुअली स्केप्टिसिज्म ही। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? एक एटीट्यूड जिसमें क्वेश्चनिंग माइंड है, अलर्ट रहना कि कोई कंडीशन तो नहीं है जिसकी, कोई ऐसे हालात वाकयात, जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसमें कोई ऐसे हालात वाकयात तो नहीं है जो कि इंडिकेट कर रहे हो पॉसिबल मिस स्टेटमेंट। और वो मिस स्टेटमेंट के दो रीजन हो सकते हैं सर, क्या? शाबाश, फ्रॉड या एरर। उसके बाद फिर आपके पास तीसरा पॉइंट क्या है? क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, मतलब ऑडिट एविडेंस को आंखें बंद करके यकीन नहीं करना। एक पोल क्रिएट हुई, बेस्ट टीचर फॉर फलां सब्जेक्ट, और हमेशा अगर आप नोटिस करें तो एक ही टीचर जीत रहे, तो आपको एविडेंस को क्रिटिकली असेस करना है कि दाल में कुछ काला है कहीं बैक एंड पे। क्योंकि अभी आगे एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे और आपका दिमाग खुलेगा कि मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज
परसुएसिव रादर देन कॉन्क्लूसिव। ये पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया। अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, हमने वो कह दिया कि ये, उसने भी अगर देखे जो डायग्राम बनाई, उसमें उसने पहले क्या, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नाम है एक एटीट्यूड का, एक बिहेवियर का, एक रवैये का, और उसके अंदर फिर ये तीन चीजें थी कि क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू कंडीशंस, इंडिकेटिंग में स्टेटमेंट और क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। इसके बाद आपके पास आ गया प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? शाबाश, अप्लाई करना अपनी नॉलेज को, ट्रेनिंग को, एक्सपीरियंस को। हाँ, अब अच्छा, वो एप्लीकेशन कोई जनरल नहीं होगी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, शाबाश। और आगे इस, बड़ा इन्होंने खूबसूरत वर्ड में इस सारी बात को, ऑडिट इंगेजमेंट के दरमियान जो डिफरेंट किस्म के फैसले करने हैं, जो डिफरेंट किस्म की जजमेंट, डिफरेंट किस्म के डिसीजंस लेनी है, क्योंकि डिसीजन जो है वो जजमेंट की बेसिस पे ही लिया जाता था, जो डिफरेंट किस्म के डिसीजंस लेने हैं वो बेसिकली उसकी लाइफ। ठीक हो गई बात। तो प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट, अब तो क्या चीजें, नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, किस कॉन्टेक्स्ट में? ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, एथिकल स्टैंडर्ड्स, इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट कोर्सेज ऑफ एक्शन। क्योंकि जो कोर्स ऑफ एक्शन एक ऑडिट इंगेजमेंट में अप्रोप्रिएट है वो दूसरी में अप्रोप्रिएट ना हो। मैं फौजी फर्टिलाइजर कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ तो उसमें बिलियंस ऑफ एसेट्स हैं, तो उसमें 10,000 की मिस स्टेटमेंट शायद मटेरियल ना हो, लेकिन एक स्मॉल साइज कंपनी है जिसके टोटल एसेट्स 100,000 के हैं, तो उसमें 10,000 की मिस स्टेटमेंट मटीरियल है। वही 10,000 का मैंने क्या किया, मैंने अपना कोर्स ऑफ एक्शन बदल दिया। अगर फौजी फर्टिलाइजर में 10,000 की मिस स्टेटमेंट है, मैं कह रहा हूँ कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर एक स्मॉल कंपनी जिसके टोटल एसेट्स ही 100,000 के, तो उसमें अगर मिस स्टेटमेंट है, तो मैंने कहा कि अब मैं इसका कुछ ना कुछ, ये टेंशन की बात है, इसका कुछ अफेक्ट आएगा। क्या अफेक्ट होगा वो हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, के पढ़ा तो नहीं है? फाइव इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या है? शाबाश, सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि भाई ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं हो सकता, ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो सकता। हम एज एन ऑडिटर इसको कम तो कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। और इसका रीजन, इसका मोटा रीजन क्या है कि आपके पास जो एविडेंस है, ज्यादातर एविडेंस वो हतमी नहीं है, वो परसुएसिव है। ठीक है, वो कॉन्क्लूसिव नहीं है। अच्छा, वर्ड जरा फोकस कीजिएगा, क्या है? परसुएसिव। परसुएसिव की अंदर ट्रांसलेशन अगर की जाए आसान वर्ड में, तो मतलब होता है कन्विंसिंग। आप उसको देख के कन्विंस तो हो जाते हैं, लेकिन वो 100% फाइनल नहीं है। ये मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ परसुएसिव के ऊपर, क्योंकि आगे जाके एक और वर्ड आएगा जो इससे मिलता जुलता है, तो स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज नहीं करना आपने। इसके स्पेलिंग्स क्या है? परसुएसिव, PERSUASIV। अच्छा, ये क्यों है कि सवाल ये हो जाए कि अ, अगर मैं आपसे सवाल करूं व्हाई ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी जीरो, तो उसके जवाब में आप क्या लिखेंगे? शाबाश। अगर मैं आपसे सवाल करूं व्हाई मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव, तो क्या जवाब लिखेंगे? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो आपको ये आइडिया हो गया कि इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। अच्छा, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में है क्या क्या चीज? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नेचर में सर ऐसा क्या है कि ये इसको इनहेरेंट लिमिटेशन रैंक कर रहे हैं? शाबाश, इसमें क्या है? एस्टिमेट्स हैं, जजमेंट्स हैं। कोई ब्लैक एंड व्हाइट 2+2, देखे 2+2 को 5 नहीं कह सकते, 2+2 4 ही है, लेकिन यहाँ पर जजमेंट्स, एस्टिमेट्स है। सर कुछ जजमेंट्स, एस्टिमेट्स की एग्जांपल? यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई और एग्जांपल? प्रोविजन, प्रोविजन, लेकिन प्रोविजन का इन्होंने नाम तो ले लिया, मुझे कुछ खास पता नहीं है प्रोविजन का, और शायद आप में से भी कुछ लोगों को पता ना, बट वेरी वेल डन। प्रोविजन के ऊपर मैं आपको, अच्छा बल्कि आपने एग्जांपल दी है,
मैं आपको प्रोविजन IS-37 और जो IS-10 है उसके ऊपर एडिशनल रिकॉर्डिंग दूंगा, जो सिर्फ 20-20 मिनट की रिकॉर्डिंग है, लेकिन के ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिट पढ़ने के लिए हमें ये दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए जो कि मेरे ख्याल में FR1 में नहीं है, जो अब आपका कैफ 6 का पेपर है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का, उसके अंदर है। तो वो मैं आपको जितना ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड है वो कवर करवाऊँ। अच्छा, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी, और क्या होगा? शाबाश, सैंपल बेसिस पे। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ऑडिटर आपको पूरी, शाबाश, इंफॉर्मेशन कंसील कर ले, पूरी इंफॉर्मेशन ही ना प्रोवाइड करे, तो और प्लस ऑडिटर के पास सर्च एंड सीज की पावर्स नहीं है। जो पावर्स किसके पास होती हैं? फॉर एग्जांपल FBR के पास सर्च एंड सीज की पावर्स है, SECP के पास सर्च एंड सीज की पावर्स है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड के पास सर्च एंड सीज की पावर्स है। सर्च एंड सीज क्या होता है? प्रेमिसेस में गए और सारा कंप्यूटर लैपटॉप फाइलें उठा के चुप के ले आना, नहीं जिसको कहते हैं बेसिकली फाइलों की हद तक जो है वो आप कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास सैंपल बेसिस की बात होगी, कॉस्ट टाइमलीनेस के, नहीं मुझे तो परफेक्शनिस्ट हूं मैं, एक ऑडिटर के, मैं तो एक एक चीज चेक करूंगा, और एक एक चीज चेक करने के बाद, तो वो एक एक चीज चेक करके, सपोज 31 दिसंबर 2024 के अकाउंट्स थे और उसको 28 में चला गया, तो उस टाइम जब वो ऑडिट रिपोर्ट लेके आएगा तो दो मसले हैं। पहला तो ये है कि वो यूजर्स कहेंगे बड़ी देर कर दी तुमने, मेहरबान आते आते, बहुत देर हो चुकी होगी ना। और जरा थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली सोचें, उस एक लिस्टेड कंपनी है, उस टाइम शेयर होल्डर्स कोई और थे, अब शेयर होल्डर्स कोई और, अगर कोई मसले उसने फॉर एग्जांपल बड़ा टाइम लगा के तो मसले निकाल भी लिए, तो हालात वाकयात जज्बात सब कुछ बदल जाए। तो एक तो ये। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज बताएं, आप ऑडिट करने के लिए 1 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ना, ऑडिट के लिए अगर आप 3 साल भी लगा लें, तो आपके ख्याल में क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट खत्म हो जाती है? तो तब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टिमेशन प्रोसीजर्स की जो नेचर है, सैंपल बेसिस, वो सब कुछ तो उधर का उधर ही है ना, तो इनहेरेंट लिमिटेशंस खत्म नहीं हो जाती। लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशंस के हवाले से एक बात जहन में रखिएगा कि ये नहीं है कि मैं एक प्रोसीजर ही ना करूं, जो कि, या अभी प्रोसीजर तो खैर आपको नहीं पढ़ाए, जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड ने कुछ हरकतें करने का कहा था ऑडिटर को, ऑडिटर ने वो काम किए ही नहीं जो स्टैंडर्ड ने उसे कहा था, और उसके बाद वो सब कुछ डाल दे कि जी आपको नहीं पता इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट होती हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप अपना काम पूरा करें, और उसके बाद, या आप वो तमाम काम पूरे करें जो आइजाज ने आपके ऊपर जिम्मेदारियां डाली हैं, उसके बाद आप नहीं मटेरियल स्टेटमेंट डिटेक्ट कर पाते हैं, तो उसको आप इनहेरेंट लिमिटेशन, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके फेल होने का रिस्क तो है ही, तो इसकी वजह से अगर आप पढ़ाई ही ना करें, और आपके देखे फेल होने का रिस्क तो इन एनी केस था, वो फलां बंदा था उसने पढ़ा भी है, वो उसका भी फेल हो गया, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन में फॉल नहीं करेगा, या ये, वरना तो देखें ऑडिट प्रोफेशन से आसान प्रोफेशन ही कोई ना होता। ऑडिट करें, जो भी मसला आए उसको डाल दें इनहेरेंट लिमिटेशन के ऊपर। जिस तरह आप अक्सर सुनते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर्स की गलती की वजह से पेशेंट का केस खराब हुआ, तो ये बेसिकली वो नेग्लिजेंस, अगर आपने जो काम करने थे, जो रिक्वायर्ड थे अंडर द स्टैंडर्ड्स वो नहीं किए, तो इसका मतलब है आप नेग्लिजेंट थे। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाही थी आप। और अगर आप नेग्लिजेंट थे तो एक आपने कोड ऑफ एथिक्स में 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स किसी ना किसी पेपर में पढ़े होंगे, कौन सा प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी आपने कर दी? अच्छा, माशाल्लाह, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, वो 5 प्रिंसिपल्स है जो लास्ट में बैठे हैं, वो 5 प्रिंसिपल्स हैं कौन से? वेरी गुड। प्रोफेशनल बिहेवियर, और सर?
हाँ, नहीं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। पास पास है वैसे सर। ये आपने इससे पहले कोई कैफ के पेपर पढ़े हुए हैं? अच्छा, एक मिनट, सॉरी, एक बात मैं भूल जाती। कोई इस क्लास में ऐसा तो नहीं बैठा हुआ जिसकी कैफ की पहली अटेम्प्ट हो? अच्छा, मतलब पहले है। FR1 पढ़ा हुआ? हाँ, बल्कि चले, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। कोई क्लास में ऐसा तो नहीं बैठा जिसने कैफ वन ना पढ़ा हुआ या अटेम्प्ट ना किया हो? पास करने की नहीं बात कर रहा, अटेम्प्ट। क्योंकि उस के लिए ये सूटेबल नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन में कोई हो या फिजिकल में हो, वो सही नहीं होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड कंटेंट्स ऑफ एन आयजा, ये एक है बेकार सा एरिया जो आपको पता होना चाहिए। मतलब कभी आपको पता है मीटर हो वो, और वो आपसे पूछ ले कि एक स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या की कंटेंट्स है। मैंने आपको क्लास के अंदर स्टैंडर्ड की शक्ल दिखाई है। अभी आगे की किसी क्लास में फिर वो आ जाएगी। इंट्रो एक स्टैंड ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, इसकी एक खास शक्ल में ये पाया जाता है। तो बेसिकली उसके रेफरेंस से कि इसमें एक इंट्रोडक्शन का सेक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डेफिनेशंस आ रही होती हैं, फिर आ रही होती है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? रिक्वायरमेंट्स होती हैं शेल के साथ। शेल का मतलब क्या होता है? लाजमी। शेल का मतलब, आप लोग अकाउंटिंग और लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा शेल का मतलब होता है लाजमी। मे का मतलब होता है चॉइस, मतलब डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। लेकिन अगर कहीं पर स्टैंडर्ड में लिख दिया जाए ना, द ऑडिटर शैल डू दिस, इसका मतलब है आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, आपने वो काम एज एन ऑडिटर करना ही करना, उसमें कोई चॉइस नहीं। एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, फिर ये होता है कि फर्दर हर पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन किया होता है स्टैंडर्ड के अंदर। तो ये खैर मैं आपको जब स्टैंडर्ड की शक्ल दिखाऊंगा तो उसमें बेहतर आपके पास चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा हमने कंपनी लॉ, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एजेंसी कॉन्सेप्ट, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, आउटपुट क्या है ऑडिट का, अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, अश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स क्या है, वो तमाम चीजें कवर की थी। पर मुझे आपसे सवाल जवाब करके काफी अच्छा लगा। उससे ये एक इंडिकेशन मिल रहा है कि चीजें आपको माशाल्लाह से क्लियर है। तो अगर चीजें क्लियर हैं तो फिर हम इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी जो नॉलेज है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्या करें, कंसोलिडेट करें। मतलब ये सिर्फ हमने आपसे लेक्चर्स में कवर करवाऊंगा, लेकिन एक चीज थोड़ी सी अजीब सी सुन लें। हमने ना ये जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं इसमें हमारे पास टाइम, वक्त कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। टाइम बहुत लिमिटेड होता है इसके अंदर। तो उस हवाले से ये है कि आपने किसी एक चीज के ऊपर स्टक नहीं हो, आपने परफेक्शनिस्ट नहीं बनना। समटाइम्स इवन लेक्चर के अंदर ना एक चीज है वो आपको समझ नहीं आई। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो उसी को बार बार, एक तो ऊपर से रिकॉर्डेड है तो वो बार बार रिवाइंड फॉरवर्ड करते हैं। मेरे, ये मैं जो अब बात करने जा रहा हूँ ये मेरे लेक्चर्स पे अप्लाई होती है, मैं बाकी लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा। आप आगे चले जाएं। फ्रॉम एक्सपीरियंस मुझे ये आइडिया है कि जो बात आपको उस पॉइंट पर नहीं समझ आई होगी वो कहीं आगे समझ आ जाएगी। मतलब 1 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे के अंदर, वैसे 1 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे के अंदर चला जाए तो ठीक है, बस उससे बियॉन्ड नहीं उसको जाने देना। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको अभी तक के जितने आपने लेक्चर्स लिए हैं उसमें अंदाजा हो गया होगा कि मैं अगर एक कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो मैं उसका पीछा छोड़ता नहीं हूँ, मैं उसको बार बार रिपीट कहीं ना कहीं कर रहा होता हूँ, आगे जाके किसी चीज से लिंक कर रहा होता हूँ। तो प्रेफरेबली तो 1 घंटे का फुल फोकस के साथ लेक्चर लें। 1 घंटे का लेक्चर 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। मतलब और आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो आपका मोबाइल फोन है वो उस टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए। उस टाइम आपके पास आपका लैपटॉप होना चाहिए और आपका रजिस्टर होना चाहिए जिसपे आप वो चीजें नोट डाउन करें। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैक्सिमम 1.5 घंटे पर दीजिए, इसके बियॉन्ड अगर जा रहा है मुझसे डिस्कस करें, मुझे बताएं, मैं आपको कोई तरीका बताऊंगा। क्योंकि टाइम जो है वो लिमिटेड है, मुझे अंदाजा है
और मेरे ऊपर कंप्लेंट भी होती है लोगों की कि ये समझते हैं कि शायद हम सिर्फ ऑडिट ही पढ़ रहे हैं, वैसे मैं असल में यही समझ रहा होता हूँ। लेकिन आप लोगों ने उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलना। अच्छा जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन ऑडिट? आप माशाल्लाह से पहले ही बता चुके हैं। व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड डिफाइंड एज द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्वेश्चनिंग माइंड? व्हाट इज द सेकंड कंपोनेंट? क्रिटिकल conditions or critical assessment. What is the term for application of relevant knowledge, training, experience? Professional judgment. What three personal attributes are applied when exercising professional judgment? दोबारा जरा अब देखें रिक्वायरमेंट। व्हाट थ्री पर्सनल एट्रीब्यूट्स, मतलब नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। Professional judgment is exercised within the context provided by what three types of standards? अब आया accounting, auditing, ethical standards. Can an auditor reduce audit risk to zero? Why is most evidence considered persuasive rather than conclusive? मेरे ख्याल में inherent limitation of audit के वो आप सारे reasons mention कर देंगे. What is one of the inherent limitations of an audit related to the preparation of the financial information? Nature of financial reporting may, for example, estimates, judgments, assumptions, subjectivity. What is one of the inherent limitations of an audit related to the methods used by the auditor? इसमें सैम्पलिंग भी आ सकता है, इसमें जो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर चीजें हैं वो भी आ सकती हैं. What inherent limitation of an audit involves balancing the useful of information with its reliability and cost, timeliness versus cost? What inherent limitation arises from the fact that auditors do not examine every transaction? Sampling. According to ISA 200, what is the auditor's primary responsibility regarding international standards on auditing? हाँ, बताएं. जब अब पेपर में सपोज ऐसा सवाल नहीं होगा वैसे, लेकिन अगर आ जाए क्या लिखेंगे? शाबाश, कंप्लाई. जवाब है कंप्लाई करने. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग आईएफआरएस, तो जवाब होगा आईएफआरएस के हवाले से ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है. ऑडिटर की जिम्मेदारी है ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन आईएफआरएस के मुताबिक हैं या नहीं है. ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत मरतबा स्टूडेंट्स जब पेपर कर रहे होंगे, टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो ये लिख रहे होते हैं कि ऑडिटर ने आईएफआरएस से कंप्लाई नहीं किया. तो ऑडिटर ने आईएफआरएस से कंप्लाई करना भी नहीं है, वो कंप्लायंस की जिम्मेदारी मैनेजमेंट के ऊपर. व्हाट इज द की रिक्वायरमेंट अंडर आईजा 200 कंसर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स? कोड ऑफ एथिक्स के साथ कंप्लायंस. अंडर आईजा 200 an auditor must plan and perform an audit with professional skepticism. According to ISA 200, what must an auditor exercise in planning and performing an audit? Judgment. What must an auditor obtain to achieve reasonable assurance as required by ISA 200 and detailed in ISA 500? आपने बताया था. हाँ, शाबाश. Sufficient appropriate audit evidence. What is the first standard component typically found in an international standard on auditing? मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन था. वो जो नहीं स्टैंडर्ड के कंपोनेंट्स आई थिंक मैंने कवर नहीं किए हुए अभी उसके. What section of an ISA outlines the goals? ये छोड़ दें. In an ISA, the word shall is used to denote what? Requirements. Requirements मतलब एक, जब हम रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? इट इज रिक्वायर्ड, इट इज मैंडेटरी, इट इज लाजमी, इट इज कंपल्सरी. What is the purpose of the application and other explanatory material section within an ISA? गैस कर लो, तुक्का लगाओ. जैसे मैं आपको दोबारा से, अगर ये है ना स्टैंडर्ड कंटेंट्स, एक स्टैंडर्ड कंटेंट का मतलब है आयसा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आयसा दिखता कैसा है. एक उसमें इंट्रोडक्शन का सेक्शन होता है, एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डेफिनेशन अगर रिक्वायर्ड हो, रिक्वायरमेंट्स होती है, और उसके बाद क्या है? एप्लीकेशन अंडर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल. इट इज फॉर गाइडेंस ओनली, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड होती है ना,
उनको फर्दर एक्सप्लेन, रिक्वायरमेंट्स का अगर आप सेक्शन देखेंगे ना, वो छोटा सेक्शन होगा। रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 6 पैराग्राफ्स में सारी खत्म होगी, 6 चीजें हैं जो रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल ये जो अभी आपने, ये जो है, ये 5 क्या है, ये रिक्वायरमेंट्स। लेकिन इस हर रिक्वायरमेंट का जो पैराग्राफ होगा ना, उसके साथ ब्रैकेट में लिखा होगा रेफर पैरा A1 to A20। इस बात का ए मतलब एप्लीकेशन, कि इसके अंदर इस पैराग्राफ की मजीद, इस रिक्वायरमेंट को मजीद तफसील में एक्सप्लेन किया गया होगा। तो अगर आप नाम से ही देखें तो ये समझ आ रहा है एप्लीकेशन, कि इस रिक्वायरमेंट को अप्लाई कैसे करना है। एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटीरियल, मतलब एक्सप्लेनेटरी मटीरियल है फॉर गाइडेंस पर्पस। ठीक हो गया ये। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो क्विज है, इसकी मैंने डिफिकल्टी लेवल जो है वो हार्ड पर रखी थी। इसको जरा देखते जाते हैं। हाँ जी, ये पहला एमसीक्यू आपके पास है। कौन से वाला? चलिए सारे देख रहे हैं। बी, कर लो प्ले, जो आप लोग कहेंगे। वेरी गुड। तो इसके अंदर क्या था, एन ऑडिटर एनकाउंटर्स कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस फ्रॉम टू डिफरेंट रिलायबल सोर्सेज रिगार्डिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या होता है, मुतजाद। एक बात कुछ है, दूसरी बात कुछ और है, एक ही टॉपिक के ऊपर। तो उस केस में वो कहता है कि स्केप्टिसिज्म क्या रिक्वायर करता है, कि आप उसकी नेचर, रिलायबिलिटी को क्रिटिकली असेस करें टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिपेंसी, जो कि बेसिकली क्या है, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। सॉरी, बैक करूं? अगर वो लिखा होता, असल में वो क्लियरली ऐसे लिख के नहीं ना बता रहा। वो वो जो बीइंग, अच्छा इसके अंदर बीइंग अलर्ट नहीं, वहां पर लिख दिया ना उसने, क्रिटिकली असेस। क्रिटिकली असेस एविडेंस जो है वो उस कंपोनेंट से, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन के 3 कंपोनेंट्स है ना, तो वो उस कंपोनेंट से रिलेट कर रहा है। हाँ जी। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, सब एग्रीड है सी पे। In the structure of an ISA, which section is identified by the use of the word shall and must be applied by the auditor? Requirements section। अच्छा, आपने इस क्विज को ये बेंचमार्क नहीं बनाना कि आपका पेपर इस लेवल के, ये मैं आपकी लर्निंग कंसोलिडेट कर रहा हूँ, कि वो जो चीजें हैं वो पक्की हो जाए, अभी पेपर पे भी आएंगी। हाँ जी। जजमेंट से रिलेटेड है, प्रोफेशनल जजमेंट। जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन। According to ISA 200, obtaining sufficient appropriate audit evidence is the key requirement for what purpose? बी और सी सेम नहीं है? ऑल, अच्छा हाँ, सही सही। ऑल नहीं एलिमिनेट हो सकता, वरना तो ऑडिट रिस्क को एड्रेस करने के लिए था, लेकिन ऑल नहीं एलिमिनेट हो सकता, तो टू अलाउ द ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। Which of the following is not listed as a component of the attitude of professional skepticism? A,
वैसे ये इसने क्वेश्चन बना ली है। ये क्वेश्चन आपको आइडिया होगा ही, अगर मैं समझ आ गई होगी कि ये एआई जनरेटेड है फ्रॉम अ पेड वर्जन, ताकि वो उसकी क्वालिटी बेहतर हो। ये कॉन्सेप्ट अच्छा इंटरेस्टिंगली अभी हमने कवर नहीं किया, ये कोर्स स्टैंडर्ड में जाके कवर करना है हमने। लेकिन अगर आप इसको अटेम्प्ट करें। हम्म? कितने लोग समझते हैं ए तो कोई नहीं है, बी। बी। अच्छा, कितने लोग समझ सी से तो कोई नहीं है, या कोई है? सी, अच्छा। और डी? सही है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बी, सी और डी। अब जरा सिनेरियो पढ़ती हैं। एन ऑडिटर डिसाइड्स टू रिलाई ऑन मैनेजमेंट्स रिप्रेजेंटेशन। मतलब मैनेजमेंट, वैसे ये वर्ड भी खैर हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है मैनेजमेंट जो कह रही है, जो बता रही है, उसकी बेसिस पे ऑडिटर कहते हैं मैं उस पर रिलाई करूंगा। और कोई कोरोबोरेटिंग एविडेंस, अच्छा अब ये भी वर्ड नहीं अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये वैसे है एक और स्टैंडर्ड के अंदर। कोरोबोरेटिंग एविडेंस का मतलब होता है वो एविडेंस जो हम किसी बात की तस्दीक के लिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग इतना सच बोलते हैं, सॉरी इतना झूठ बोलते हैं कि अगर वो सच भी बोल रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि अच्छा ये तो बात इसने की ना, तो मतलब इस पे तो रिलाय नहीं किया जा सकता। फिर आप किसी और से उसकी तस्दीक करते हैं। वो जो आप ये करते हैं ना, किसी और से तस्दीक करते हैं, इसको इंतहाई पढ़ी लिखी जबान में कॉरोबोरेटिंग एविडेंस कहते हैं। कौरो मतलब किसी की बात की तस्दीक करना, इसको क्या कहते हैं? तस्दीकी एविडेंस। किसी की बात की तस्दीक करना। तो वो कह रहे हैं कि ऑडिटर कह रहे हैं कि मैं मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशंस पर जो मैनेजमेंट कह रही है मैं उस पर एज इट इज रिलाई करूंगा। मैं उनकी किसी बात की तस्दीक नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट कह रही है कि हमने तमाम सेल्स रिकॉर्ड की है, तो मैं कोई और काम नहीं करूंगा इस चीज को चेक करने के लिए कि क्या वाकई तमाम सेल्स रिकॉर्ड की है या नहीं की। मैं इस चीज को चेक नहीं करूंगा बिकॉज, अच्छा इसका रीजन भी तो बता रहा है, बाकी तो चीज लगेगा तो उसका रीजन कहता है कि क्लाइंट की एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटेग्रिटी है। क्लाइंट की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटेग्रिटी है। क्लाइंट की इंटेग्रिटी, क्लाइंट मतलब जिसका आप ऑडिट कर, एक ऑडिटर और एक है कंपनी या क्लाइंट। तो क्लाइंट होता है उसका ऑडिट होता है, मतलब क्लाइंट इज बेसिकली द ऑडिटी। और एक ऑडिटर है और एक ऑडिटी है, तो क्लाइंट ऑडिटी है। तो बेसिकली क्लाइंट क्या है, उसकी हिस्ट्री है, उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी कोई चीज छुपाई नहीं, कभी कोई फ्रॉड नहीं किया। This approach may indicate a failure to adequately apply which key concept? आई थिंक आप समझ में आ गई होगी, प्रोफेशनल कैटेगरी। वेरी गुड। तो अगर अभी भी समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी समझ आई तो नोट कर लें, आयजा 240 जब हम पढ़ेंगे फ्रॉड का एक स्टैंडर्ड है तो उसके अंदर बेसिकली ये चीज कवर्ड। The application and other explanatory material within an ISA serves primarily as guidance to help. Why is most audit evidence considered persuasive rather than conclusive? जिस पॉइंट में कोई एमसीक्यू में ना समझ में आए तो आपने बताना है। ए मार्क कर दो। Which of the following is an example of the inherent limitation related to timeliness?
ये अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह की चीजें ताकि रिटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल। एक, the use of sampling in an audit is cited as a reason for its inherent limitation. This is because sampling, क्योंकि sampling introduces the risk that the sample may not be representative of the entire population। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता कि मैं सैंपल बेसिस पे जब मैं पूछ रहा था वो वाला क्वेश्चन जिसमें बी सी डी तीनों ऑप्शंस आप लोगों ने ये जो कोलैबोरेटिव वाले एविडेंस के था, तो अगर मैं सैंपल की बेसिस पर रिलाई करूं, तो इनिशियली अगर मैं इनसे पूछता इनसे पूछता, इन लोगों ने बी बोला था, तो फिर मैं इस बेसिस पे अगर ये कह देता कि पूरी क्लास का इसका मतलब है यही आंसर होगा, तो वो गलत हो जाता। तो सैंपल की बेसिस पे, ये आपने शायद सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है। ये वो है अभी उसके अंदर जो चीजें हैं, कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह और वो। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द की रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISA 200 एन ऑडिटर मस्ट कंप्लाई विद all ISAs relevant to the audit। भी चूज करें। ये क्या कह रहे हैं, ऑडिटर सस्पेक्ट्स अ मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। मतलब ऑडिटर को अंदेशा है कि कोई फ्रॉड है, और मैनेजमेंट उसकी एक ना जबानी कलामी, ये जो अच्छी पढ़ी लिखी जबान में लिखा है ना, प्लॉजिबल थ्रू अनवेरिफाइड एक्सप्लेनेशन। बेसिकली शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट ने कोई फिट करके गोली सेट करा दी, और अब ये है कि क्वेश्चनिंग माइंड ऑडिटर का उस गोली को कबूल करेगा या नहीं। तो उसमें बी पार्ट आ गया कि सीक एडिशनल एविडेंस टू कॉरोबोरेट और कॉन्ट्रडिक्ट मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। आपको थ्रू आउट द ऑडिट, और आप जितने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स देखेंगे ना, तकरीबन हर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कोई ना कोई ऐसा मकाम आ रहा होगा जिसके ऊपर वो कहेगा यहाँ पर ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करें। और आप भी जब मुझसे पूछेंगे बहुत मर्तबा सवाल, तो उसका जवाब क्या होगा, यहाँ पर ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई उस तरह की चीज नहीं है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के, उसने हर कंपनी की एक एक सिचुएशन को कवर किया, कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। जी, an auditor being alert to conditions which may indicate possible misstatement is a key part of the professional skepticism, which scenario best demonstrates। See, जो ए है, an auditor follows the audit program exactly as planned last year without modification। अच्छा, वैसे आप लोगों को ऑडिट प्रोग्राम का वर्ड भी नहीं पता। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है ऑडिट प्रोसीजर्स के जो प्रोसीजर्स पिछली दफा किए थे वो ही इस दफा कर लें। इसको कहते हैं मक्खी पे मक्खी मारना। ये एक कहानी सुनाई जाती है फर्म्स के अंदर कि भाई एक पिछले साल में ना, ये उस दौर की बातें हैं, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन ये उस दौर की बातें हैं जब रजिस्टर्स वगैरह के ऊपर काम होता था। तो वो कहते हैं कि जी फाइल बंद की ना तो कोई मक्खी थी, वो भी बंद हो गई और उसकी डेथ हो गई।
अब वो फाइल बंद हो गई 1 साल। अब अगले साल जब काम किया ना, तो सारी फाइल जब कंप्लीट की, मतलब समझे 2000 का ऑडिट था, तो अगले साल 2001 का ऑडिट होगा। तो जब 2001 का ऑडिट किया, तो ये पार्टनर्स के ऊपर एक जोक है, इन लाइट सेंस। तो उन्होंने कहा कि ये बाकी तो ये फाइल बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक कमी है। पूछा गया वो क्या, कहते हैं इसमें वो मक्खी नहीं मरी हुई। तो बेसिकली ये है कि वो ये जो मक्खी पे मक्खी मारना है, ये वहीं से है कि आपने ऐसा ऑडिटर नहीं बनना कि आपसे मैनेजर पूछ रहे कि जी आपने प्रोसीजर्स क्यों नहीं किए, तो आप आगे से जवाब दें सर पिछली दफा भी तो नहीं किए थे। पिछला साल जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। मुझे याद है हम ऑडिट के दौरान जब कभी इस तरह की बात करते थे ना, तो वो, हालांकि हमारी ही फर्म पिछली दफा ऑडिटर होती थी, तो हमारे एक सीनियर मैनेजर थे, वो बड़े अच्छा इसका जवाब देते थे। कहते थे, पिछले साल पता कौन होगा ऑडिटर, मुझे पता नहीं है। तो वी डोंट नो कि पिछली दफा क्या हुआ था, लेकिन इस दफा की सिचुएशन के हिसाब से आपको प्रोसीजर अपडेट है। ये जो एन ऑडिटर यूजेस देयर एक्सपीरियंस टू डिटरमिन द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज, ये क्या है? ये किस चीज की एग्जाम्पल है, अगर ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एग्जाम्पल नहीं? शाबाश, प्रोफेशनल जजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। तो आपने अपना क्या किया, एक्सपीरियंस अप्लाई किया सैंपल साइज डिटरमिन करने के लिए, कि सैंपल साइज 100 होना चाहिए, 150 होना चाहिए, या क्या? The structure of an ISA typically includes definitions under what condition, if necessary for this. The overall purpose of complying with all key requirements under ISA 200 is to D, B, enable the auditor to form an opinion and provide reasonable assurance. If an auditor is balancing the need to issue their report in a timely manner against a desire to test every single transaction, they are dealing with an inherent limitation related to. An auditor's critical assessment of evidence, a key part of professional skepticism, means that the auditor should the combined effect of the inherent limitations of an audit means that there is an unavoidable risk that the financial statements contain some material misstatements that may not be detected. बेसिकली ऑडिट रिस्क को उसने थोड़ा घुमा के पेश की है, तो इसमें बी सिलेक्ट कर लूं। Which of the following is a mandatory requirement for an auditor under ISA 200 rather than an attitude or a goal? C. The introduction section of an ISA most likely contains, guess कर लें, ये आपने पढ़ा तो A या D नहीं हो सकता। E का असल में अलग वो है ना, सेक्शन है। तो मेरे ख्याल में ये होगा, द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। एक तो हमारे से स्किप हो गया शायद। हाँ, अच्छा मार्क नहीं दिया, चले कोई बात। वैसे भी इतने इतने मार्क्स भी आ गए हैं, तो पास तो हो गए। अच्छा, हमने इस पे लेकिन ओवरऑल ब्लाइंड रिलायंस नहीं करनी। हमने सिर्फ इसके थ्रू, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ,
बस क्या था कि आपके थोड़े से जो नॉलेज है वो क्या हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए। आई थिंक अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स थोड़े रिफ्रेश हो गए होंगे। हम इस तरह की एक्सरसाइज करते रहेंगे हर मंडे की क्लास में, ताकि क्या है कि पिछले कॉन्सेप्ट से कोई अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। एक आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर कर लूंगा ये अपडेटेड चैप्टर वाइज सॉर्टेड पास पेपर्स। इसमें इसमें हर चैप्टर के जो क्वेश्चंस है ना वो बेसिकली कवर्ड है। अच्छा, यहाँ पे बॉटम, क्योंकि कुछ आपके पेपर में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अभी तक टेस्ट हो रहे हैं, अगर आपके पास इस तरह का सवाल आ जाए, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी फोर एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। आपके पास तकरीबन पेपर में इसके लिए कितना टाइम होगा? 5 से 6 मिनट। 4 टाइम्स अगर 1.8 करें, मेरे हिसाब से इस तरह के सवाल पे आपको कम टाइम लगाना चाहिए एज कंपेयर टू जो आपके मेमोरी बेस्ड वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। आपको 4 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर इसको रैप अप करना होगा। ये इसका आंसर आप लिखते हैं? लिखेंगे अभी? आपके पास है 4 मिनट, अभी हो रहे हैं 8:56, तो 9 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कि हम लिख सकते हैं। हो गया तो एक्सप्लेन भी किया। माशाल्लाह। ये आप लोगों की फर्स्ट क्लास है। इसको अब आप रीकैप किस तरह से करेंगे? ये जो लेक्चर्स हो गए हैं, के लिए एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है कैफे,
कि लर्न विद बिलाल कुरैशी के यूट्यूब चैनल पे, तो वहां से आप जो है वो कोर्स कर सकते हैं। ठीक, वहाँ पर लेक्चर 6 तक लेक्चर्स हैं जिन्होंने नहीं कवर किए। आप लोग तो, जो लोग फर्स्ट डे से जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ वो आज लेक्चर नंबर 7 ले लेंगे। लेक्चर्स आपके पास जो है वो 11 o'clock के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। अभी कुछ लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन वालों के लिए, क्योंकि वो समझ लें कि पोर्टल के ऊपर नहीं, वो यूट्यूब पे ही अपलोड हो। हाँ जी, लिखिएगा सबने आंसर। अच्छा, अब इस तरह से है सर, अपना रजिस्टर देते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या थी, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। इसका मतलब है मैं खाली लिस्ट नहीं दे सकता। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा, ट्राई पार्टाइट रिलेशनशिप। ट्राई मतलब थ्री, पार्टाइट मतलब पार्टी, तो थ्री पार्टी रिलेशनशिप भी आप इसको लिख सकते हैं। इसमें इन्होंने लिखा अ प्रैक्टिशनर, ऑडिटर एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैव दीज रिलेशन। अच्छा, वो जो रिलेशनशिप है ना उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, कि प्रैक्टिशनर ने रिव्यू करना है सब्जेक्ट मैटर, जो कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम है। प्रैक्टिशनर, मैनेजमेंट, वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और इसमें कौन सी चीज मिसिंग है, यूजर्स, जो इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है, इसके बाद आ गया सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, अब आपने जो सब्जेक्ट मैटर में लिखा ना द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एग्जाम्पल है। ये चीज समझ रही है? रिक्वायरमेंट वापस से देखें, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स, तो इसका मतलब है आपको डिफाइन करना है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, सुटेबल क्राइटेरिया क्या है। बात समझ में आ रही है? ये रिक्वायरमेंट, वो जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ना, कि हम रिक्वायरमेंट को समटाइम्स, अब मैं, अगर आपको एग्जांपल्स पता है ना, मुझे 100% यकीन है आपको एक्सप्लेनेशन भी पता है, लेकिन क्योंकि वो स्क्रिप्ट पे नहीं होगी तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, मार्क्स मिलेंगे लेकिन मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वो जो एक्सप्लेनेशन थी वो थी। इसलिए आपने देखा था मेरा स्केप्टिसिज्म, मेरा क्वेश्चनिंग माइंड, मैंने पूछा आपसे कि लिख लीजिए। बात समझ में आई है? सो ये जो चीज है एक आपने माइंड में रखनी है। तो हमें यहाँ से, ये हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल एक्सपीरियंस हो गया क्लास में सवाल हल करने का, कि हमने देखा कि रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम एग्जैक्ट आंसर लिखें। अच्छा, एक्सप्लेन, ये जब रिक्वायरमेंट वर्ब एक्सप्लेन की यूज हो रही हो, इनकी स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लगी है कि आप उसको डिफाइन भी करें, और बेहतर है एक एग्जाम्पल लेके आए क्या के साथ ना आए। मैंने सीए करने से पहले ना एसीसीए किया था। एसीसीए is relatively black and white when it comes to what they are asking, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई कैप के अंदर जब मैंने एसीसीए से सीए के अंदर आया, तो सीए के अंदर जो चीज मैंने देखी थी ना वो ये थी कि समटाइम्स रिक्वायरमेंट्स में नॉट बी टू क्लियर, ऑल दो चीजें काफी बेहतर हो गई हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ना उसकी झलक, वो कहते हैं ना खसलत नहीं बदलती, तो वो झलक थोड़ी थोड़ी नजर आती है। तो आपने उसमें जरा सेफ अप्रोच यूज करनी है, मतलब जो पॉसिबली आपको लगता है ना कि इधर रेलिवेंट हो सकता है वो लिख देना चाहिए। अच्छा, इसमें examinees performed well this question। बी पार्ट के अंदर रिक्वायरमेंट पढ़ें, और मुझे ये बताएं कि उस इसमें ये कितने कॉन्सेप्ट्स टेस्ट कर, 2 कॉन्सेप्ट्स, 3 कॉन्सेप्ट्स।
यहाँ पर वो कितने कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं? स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी, समझ आ रही है? सिर्फ तीन कॉन्सेप्ट पूछे। हाँ, ये इसमें ये जो दरमियान में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, उसकी वजह से फेयर प्रेजेंटेशन मिस हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो वो जो एक मैं बात की थी ओरिएंटेशन सेशन, ऐसे ही नहीं 3 क्लासें लगाई, 4 साढ़े 4 घंटे लगाए थे उसके ऊपर। उसमें एक चीज है कि रिक्वायरमेंट को तोड़ना भी एक स्किल है। तो उसमें अगर आप जल्दी में पढ़ेंगे ना, तो लगता है दो चीजें पूछी, लेकिन अगर आप इसकी केयरफुल रीडिंग करें तो वो आपसे तीन चीजें पूछे: स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी और ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू की डेफिनेशन अभी हमने इसमें कवर नहीं की है, वो चैप्टर 1 के अंदर आपको बुक मिल जाएगी, उसमें कवर्ड है। स्टीवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। क्या लिखेंगे स्टीवर्डशिप के अंदर? शाबाश। और अकाउंटेबिलिटी? एक्सेल। वो आंसरेबिलिटी है और उसका मोड क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एग्जामिनर कमेंट्स कह रहे हैं कि overall performance was quite poor. Only few candidates who had studied and could understand the questions requirements responded well and secured good marks. रिव्यू एंगेजमेंट एनुअल ऑडिट में आप डिफरेंस कर लेंगे, वो जो हमारे पास डिफरेंसेस थे। हाँ जी, ये जो आपके पास है, एंगेजमेंट लेटर पता नहीं क्या होता है, कुछ होता है, पढ़ेंगे। लेकिन ये सवाल आप हल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसके अंदर? वो सारे पॉइंट्स उसके मेंशन कर देंगे, इनहेरेंट लिमिटेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी थोड़ी सी समझ में आई होगी कि जो ड्राफ्टिंग है वो एट द एंड ऑफ द डे इज द की। इसका ये इस क्वेश्चन का आप आंसर जरा लिखते हैं, क्योंकि जबानी में और लिखने में आपको पता है बड़े चीजें फर्क नजर आता है। सर, एब्सोल्यूट एश्योरेंस? नहीं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस isn't possible. हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ये एक कंपनी थी, ये अक्सर ये जो कंपनीज होती है जो कहते हैं ये 100% जर्म्स मार जाएंगे, एक बड़ी पॉपुलर कंपनी थी, उसके अगेंस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बकायदा उसको ट्राई किया था, उसके ऊपर वो की थी, पेनल्टी इम्पोज की थी कि ये आप मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो है वो दे रही है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट।
हाँ नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने, हाँ ये जो मैं एब्रिविएशंस यूज कर रहा हूँ, आपने इससे बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं होना। आपने पूरी बात, ये लगा था यूनिलीवर पाकिस्तान, और उनका क्लेम क्या था कि जी 100% गारंटीड प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स, 99% जर्म्स प्रोटेक्शन इन 10 सेकेंड्स, बिल्कुल यही था। तो खाली खैर वैसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी नहीं है, 60 मिलियन की पेनल्टी बोल। हाँ जी, लिख लिया आंसर। Draft an appropriate reply mentioning any four reasons why the above request cannot be complied with. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, बुक जो है ना वो, इसका मैं लास्ट वीक में डिस्कस कर रहा था, मैं ये इस वीक में पब्लिशर को वो भेज दूंगा जो लास्ट सेशन की बुक है। अगर आप किसी से लास्ट सेशन की भी बुक ले सकते हैं, खैर अभी कोई दे नहीं सकेगा रिजल्ट से पहले तक, लेकिन लास्ट सेशन की बुक एज इट इज यूज हो जाएगी। सिर्फ जो उसमें नए टॉपिक्स हैं वो उसमें एडेड नहीं होंगे, तो वो मैं आपको अलग से नए टॉपिक्स जो है वो उनके पीडीएफ दे दूंगा, हार्ड आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, वो अलग से आपको मिल जाएंगे। मैं बुक को असल में डिले नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अभी तो आपका खैर गुजारा चल जाएगा इस हफ्ते भी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीक से आपको बुक चाहिए होगी, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से पहले जो है ना, या नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में बुक अवेलेबल होगी। जी, लिखिए रिप्लाई। मैंने सैंपल बेसिस पे कुछ रिप्लाई आंसर्स देख लिए हैं, बिल्कुल ठीक लिखी हैं, लेकिन एक चीज जो उसमें ऐड, जो मिसिंग है, वो है एक्सप्लेनेशन। देखिए, आप किसको रिस्पॉन्ड करें, सीईओ को। सीईओ एक इंजीनियर भी हो सकते हैं, एक इंजीनियर भी सीईओ हो सकते हैं, तो क्योंकि सीईओ इज मतलब नॉन टेक्निकल उसमें रोल में आता है, तो एक सीईओ एक इंजीनियर भी हो सकता है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नेचर में ऐसा क्या है, उसमें है जजमेंट्स, उसमें सब्जेक्टिविटी, उसमें एस्टिमेट्स, वो थोड़ा मेंशन। इसी तरह नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में जो पॉइंट्स, अच्छा अब आप सोचोगे ये पॉइंट्स तो सीन सेटिंग के नोट्स में लिखे हुए ही है जो मैं बता रहा हूँ, ये किताब में मेंशन है। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, अभी तो वैसे भी सिर्फ सीन सेट कर रहे थे,
तो लेकिन ये है कि जब आपको बुक मिलेगी तो उधर ये पॉइंट्स मेंशन है, तो थोड़ा सा क्या है, एक्सप्लेनेशन उसमें ऐड हो, तो ये आंसर मजीद इम्प्रूव हो। अच्छा, ये सवाल, अब इस तरह का सवाल ये पहली दफा ही आया और शायद आखिरी दफा आया, ऐसा सवाल नहीं आया। तो पेपर में कुछ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो कि आपने पहले से देखे हुए हो, क्या होता है वो आपने पहले से देखे होते हैं, मतलब उस टाइप के सवाल, स्टैंडर्डाइज्ड नेचर का क्वेश्चन। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होंगे, एक आध सवाल, जितनी वैसे हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अल्लाह की मदद से, अब वो चीज, उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम हो गई है, लेकिन एक आध सवाल आपको माइंड में रखना चाहिए, एक से दो सवाल कैसे हो जो रिक्वायरमेंट टाइप आपने क्लास में पहले ना सीखी हो, तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए इस तरह के सवालात करना हेल्पफुल है, जिसमें हम रिक्वायरमेंट पढ़ना और समझना सीखें, और उसमें से जो की वर्ड है उनको पिक करना सीखें। अगर हमने ये चीज सीख ली तो इससे पॉसिबिलिटी है कि हम फिर सवाल बड़े अच्छे तरीके से पेपर में हल कर पाएंगे, या वो जो नई स्टाइल की रिक्वायरमेंट है उसमें से कम पासिंग मार्क्स जरूर निकाल लेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू रिमूव his misconceptions related to remove his misconceptions related to the audit of financial statements, including brief explanation of your point of view। ठीक है, अब यहां पर मिसकॉन्सेप्शंस इंक्लूडिंग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू, इसका मतलब है अब जब मैं केस स्टडी पढ़ूंगा, अच्छा लेटर के वो फॉर्मेट वगैरह के कोई नंबर नहीं, और अब इस तरह के वो बेकार चीजें नहीं पूछता कि जी लेटर के फॉर्मेट में दिया रिपोर्ट के, उस तरह नहीं। लेकिन जो आपको फोकस है वो समझ में आएगा कि जब मैं केस स्टडी की रीडिंग कर रहा हूँ तो मेरा फोकस किस चीज पे होगा, मेरा फोकस होगा मिसकॉन्सेप्शंस के ऊपर। ये चीज क्लियर है, क्योंकि बेसिकली अब अगर मैं इसका अपने दिमाग में खाका बनाऊं तो इसका आंसर कैसे होगा, मिसकॉन्सेप्शन, उसकी एक्सप्लेनेशन, मिसकॉन्सेप्शन नंबर वन, उसकी एक्सप्लेनेशन, मिसकॉन्सेप्शन नंबर टू, उसकी एक्सप्लेनेशन, मिसकॉन्सेप्शन नंबर थ्री, उसकी एक्सप्लेनेशन। ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है। So, a friend of yours has invested in the shares of Ascender Limited. On receiving the company's annual report, he has made the following comments. अब मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया कि मेरे दिमाग में एक वर्ड चल रहा है मिसकॉन्सेप्शन, इसीलिए मैंने उसको हाईलाइट किया, मिसकॉन्सेप्शन को उधर ये एरो बनाया है। द ऑडिटर हैज एक्सप्रेस्ड एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्या ये कोई मिसकॉन्सेप्शन है? नहीं। अच्छा, वैसे ओपिनियन की अभी हमने टाइप्स पढ़ी नहीं है, अभी इस क्वेश्चन को ना पार्क रखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं हम करते हैं, वरना वो वेस्ट होगा फिर ये क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन है क्योंकि अभी हमने, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी समझ में आ गई है, मुझे इस चीज की थोड़ी सी उम्मीद है। ठीक है, अभी इसके मजीद क्वेश्चन हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी हमने कवर करनी है। सो फॉर द टाइम बीइंग हम इसको एंड करते हैं। इसलिए अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। जी।